हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज़ सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने 17 जो लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं वो सारे सेलिएंट फीचर्स हमने एक्सप्लेन किए हैं। देन फर्स्ट इज़ लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो में क्लासीफाई किया गया है एंड दैट इज़ रिटन एंड अनरिटन। रिटन मतलब कि एक बुकलेट रूल बुक की तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखा गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो रिटन के सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन जो याद करने हैं वो इंडिया, अमेरिका, ठीक है। इसके अलावा अनरिटन जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इलाबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। लेकिन अब कितने हैं, 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। अब इतने कुछ ऐड हुआ है और कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो अब हम कैसे याद करेंगे, देखो 395 आर्टिकल से 470 आर्टिकल्स हो गए, तो 95 जो है वो प्लस किया है एंड 20 आर्टिकल्स को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। 22 पार्ट से 25 पार्ट कर दिए, तो माइनस सब्ट्रैक्ट मतलब हटाया। डिलीट कौन सा पार्ट किया है, 7th पार्ट डिलीट किया है एंड एडेड 4th A, 9th A, 9th B एंड 14 A, ठीक है। इसको याद करेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ। 7th को डिलीट किया है, इसके अलावा ऐड कौन कौन से किए हैं, 4th A, 9th A, 9th B एंड 14th A, ठीक है। इससे हमें क्या हुआ, 22 था, एक कम हुआ 21 और 4 ऐड कर दिए 25, ठीक है। अब इसके बाद 8 शेड्यूल थे, तो 4 शेड्यूल ऐड करके 12 शेड्यूल हो गए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा हम बोल रहा है नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सो मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल। ऑब्वियसली इतने सारे आर्टिकल्स हैं वो किसी भी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो अब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन और इतना लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन होने का रीजंस क्या है। 4 factors have contributed to the elephantine size of our constitution. They are, तो क्या रीज़न रहा एलिफेंटाइन साइज होने का कॉन्स्टिट्यूशन का। फर्स्ट इज जोग्राफिकल फैक्टर। जोग्राफिकल फैक्टर मतलब वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। द सेकेंड रीज़न इज हिस्टोरिकल फैक्टर। एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बल्कि, यानी जो हमने 70% प्रोविजंस जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए थे वो काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं इसकी लेंदीनेस में। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड द स्टेट। Then fourth is dominance of legal luminaries in the constituent assembly. अब है द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नेंस बट ऑल्सो डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स ही नहीं बल्कि डिटेल में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वो भी उसमें इंक्लूड किया गया है। तो ऑब्वियसली है कि इतना लेंदी होना जायज़ है। देन दोज मैटर्स which in other modern democratic countries have been left to ordinary legislations or established political conventions have also been included in the constitutional document itself in India। यानी जो other democratic countries हैं उन्होंने जो छोड़ा किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए लेजिस्लेट करने के लिए कि वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में उन रूल्स को या फिर अमेंडमेंट करके उसको कर देंगे, वो भी हमने इंक्लूड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सेकंड है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज का मतलब है कि इनके सोर्स क्या थे। तो सोर्स हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, 2 थे, इंडिजिनस सोर्स और एक्सोजिनस सोर्स। इंडिजिनस बहुत बार रिपीट हो चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 70% प्रोविजंस हमने यहाँ से लिए। देन एक्सोजिनस अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडिया लिया। तो देखो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया। फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया। फंडामेंटल राइट्स आए अमेरिकन से और डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देन पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है, दैट इज़ द आइडिया ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अदर फ्रॉम जापान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड यूएसएसआर। ऑब्वियसली बहुत सारी कंट्रीज से हमने आइडिया लिया है इसीलिए इतना बल्कि है।
द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटीरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखो हमने पहले भी बता चुके बहुत लेंदी क्यों हुआ, क्योंकि 70% प्रोविज़न जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था। ठीक है, इसके बाद हम कह रहे हैं थर्ड है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी का मतलब है कि हमें किसी भी बिल को या रूल को या लॉ को अमेंड करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी बहुत लंबा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल वी नो फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मीनिंग होता है। तो फ्लेक्सिबल वो होगा जो कि ऑर्डिनरी लॉज जो है वो बनाएगा, मतलब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉ आर मेड, यानी उनको अमेंड करना ईजी होगा कंपैरेटिव टू द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल क्या है इसका? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हम पहले ही टॉपिक में बोल चुके हैं, वी हैव ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हमारा ना तो रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, बल्कि सिंथेसिस ऑफ द बोथ है। ठीक है, अब एक आर्टिकल 368 का हम बात करेंगे, जो कि 2 टाइप के अमेंडमेंट हमें शो करता है। कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी से हम अमेंड करते हैं। जैसे उसके अंदर होता क्या है, देखो मेजॉरिटी जो है वो एक अलग से टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। काफ़ी तरीके की मेजॉरिटी होती है, स्पेशल मेजॉरिटी होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है, और इम्पीचमेंट भी होता है, काफ़ी सारे होते हैं, वो हम दूसरे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो हमें समझना है वो क्या है कि स्पेशल मेजॉरिटी की हमने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है। तो कुछ चीज़ों में स्पेशल मेजॉरिटी यूज़ कर रहे हैं, जैसे उसमें होना क्या चाहिए, 2/3 ऑफ मेजॉरिटी मेंबर जो है वो प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए, प्लस में मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ भी वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ में सम विद स्पेशल मेजॉरिटी प्लस विद द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, यानी स्पेशल मेजॉरिटी भी होनी चाहिए। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक बिल पास करना है, उस बिल को पास करने के लिए अगर हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होना चाहिए, प्लस में हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंबर वोट करें, ये भी होना चाहिए। दूसरा, सम विद स्पेशल मेजॉरिटी एंड विद रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, यानी स्पेशल मेजॉरिटी के दोनों कंडीशंस तो फुलफिल होने ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में हाफ से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो उसका रेटिफिकेशन देने चाहिए। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है हमारे पास फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अब फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम का मीनिंग है कि हमारे पास डुअल गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंटर और स्टेट दोनों। तो पढ़ते हैं, देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब फेडरल सिस्टम होने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, जैसे डिवीजन ऑफ पावर। अब भी जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर और स्टेट में डिवीजन होना चाहिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, येस वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स। ठीक है, ये 5 कंडीशंस याद कर लो इनको कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिससे कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हम बता सकते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट है। तो 5 कंडीशंस होनी चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन की। हाउएवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी एंड नॉन फेडरल फीचर्स, यानी हमारे पास फेडरल फीचर्स भी हैं और नॉन फेडरल फीचर्स भी हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, यस, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ये सब क्या हैं? ये नॉन फेडरल फीचर्स हैं। तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे पास फेडरल तो है ही, लेकिन हमारे पास कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जो कि किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आते। डिस्टिंक्टिव फीचर हम अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे। फेडरल टर्म हैज़ नो वेयर यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम क्या कह रहे हैं? फेडरल या फेडरेशन कोई भी टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं की गई है। अब नेक्स्ट इसी में हम देख रहे हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 कहता है, देखो फेडरलिज्म एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, तो उसमें हम एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं क्या कि इंडिया
एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विच एम्प्लाइज टू थिंग, क्या कि इंडियन फेडरेशन जो है वो कोई एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि अगर हमने कुछ पेपर साइन किए हुए हैं और अगर वो पेपर मतलब कुछ डील होती है तो वो स्टेट जो है वो इंडिया से बाहर हो सकता है। नहीं, हमारा एग्रीमेंट नहीं है, हमारा क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। दूसरा, नो स्टेट हैज़ द राइट टू सिसाइड फ्रॉम द फेडरेशन। वही जो मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टेट अगर चाहे कि भाई मुझे नहीं, इंडिया के साथ नहीं रहना है, अलग रहना है, तो वो अलग नहीं हो सकता है। हैंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक है, ये हमारा एक कॉमन स्टेटमेंट हो गया कि क्या है, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक है, अब केसी वेयर कहते हैं कि ये थोड़ा सा याद कर लेना कि केसी वेयर कहते हैं कि क्वाजी फेडरल है, मॉरिस जॉन्स कहते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, ग्रैनविले एस्टन कहते हैं कि कोऑपरेटिव है, और आइवर जेनिंग कहते हैं कि फेडरेशन विद सेंट्रल टेंडेंसीज है। ठीक है, फिफ्थ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, ऑप्ट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट क्यों किया, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे काम करता है, और हम क्या करना चाहते थे, हम कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से काम करना चाहते थे। इसलिए हमने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। ठीक है, हेंस कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट सेंटर एंड स्टेट बोथ। The features of the parliamentary government in India are presence of nominal and real executives. Nominal head कौन है, president, real executive PM, majority party rule, ठीक है, collective responsibility of the executive to the legislative, ठीक है, membership of the minister in the legislature, मतलब मेंबर्स हमारे पास MPs हैं, MLAs हैं, लीडरशिप ऑफ द PM और द CM, एक हमारे पास रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, डिसोल्यूशन भी हो सकता है अगर PM प्रेसिडेंट चाहें तो। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ लार्जली बेस्ड ऑन ब्रिटिश पैटर्न, देर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटिश पैटर्न जैसा तो है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जैसे सॉवरेन बॉडी। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन बॉडी, मतलब अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकती, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी है। सॉवरेनिटी का मतलब वो सॉवरेनिटी नहीं है कि हम हमारे डिसीजंस, अनकंट्रोल्ड डिसीजंस जो हम हमारे बेनिफिट में लेते हैं, बल्कि ये वो है कि आर्बिटरी डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्टेड हेड हमारे पास होता है, इंडियन स्टेट में इलेक्टेड हेड है, और ब्रिटिश में हेरिडेटरी मोनार्की चलती है। हम डेमोक्रेटिक हैं और ब्रिटिश मोनार्क है, मोनार्क कह सकते हैं, मोनार्क है। ठीक है, इसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। देन द सिक्स्थ इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी। Doctrine of sovereignty of parliament is associated with British parliament, and while the principle of judiciary supremacy with that of American Supreme Court। कहना क्या चाहता है कि हम पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ली और जुडिशरी हमने अमेरिकन से। एज इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम डिफर फ्रॉम ब्रिटेन सेम एज इन द जुडिशियल रिव्यू ऑफ US बिकॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। अब देखो, जैसा कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन जैसा होकर भी उस जैसा नहीं है, वैसे ही जुडिशियल रिव्यू ऑफ US हमने अडॉप्ट किया, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है। कैसे? क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करता है, और हम क्या करते हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर दिया हुआ होगा उस तरीके से चीज़ें अमेंड होंगी। अगर बिल कोई आ रहा है तो वो भी उस तरीके से अमेंड होगा। ठीक है, अब इसके बाद है फ्रेमर प्रिफर्ड अ सिंथेसिस ऑफ बोथ, यानी Supreme Court can declare the parliamentary law as unconstitutional through its power of judicial review.
देखो, अगर मान लेते हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट ने और पार्लियामेंट ने, अगर किसी पार्लियामेंट ने कोई बिल अमेंड किया और वो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं ये गलत है, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने किसी पे डिसीजन दिया लेकिन पार्लियामेंट को लगा कि नहीं नहीं वो डिसीजन ठीक नहीं है, तो पार्लियामेंट क्या करेगा, उसे अमेंड करने की कोशिश करेगा विच शुड कन्फर्म द कॉन्स्टिट्यूशन। ना सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर जा सकता है, ना पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर जा सकता है। दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशन को कन्फर्म करने के बाद अमेंडमेंट्स देने होंगे, ठीक है। देन है द पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ठीक है, ये मैं बता चुकी। इसके बाद है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, यानी लोअर कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह जो होते हैं। द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स enforces both the central laws as well as state laws, unlike in USA where the federal laws are enforced by federal judiciary and the state laws are enforced by state judiciary। या हमारे पास इंटीग्रेटेड सिस्टम है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक केस है, लाइक डोरी का केस है, चलो डोरी का तो अलग से होगा, कोई भी एक केस मान लेते हैं जो कि पहले लोकल कोर्ट में गया, वहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ या फिर वहाँ पे आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, तो हम उसे हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे यूएसए में क्या होता है, फेडरल लॉज जो हैं वो फेडरल जुडिशरी में देखे जाते हैं और स्टेट का जो मैटर है वो स्टेट जुडिशरी देखती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है इंडियन सिनेरियो में, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस प्रोविजन टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस। जैसे अब देखो, ये है जुडिशरी के लिए, हम इसे डिटेल में जुडिशरी में पढ़ेंगे जब जजेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। फिक्स्ड सर्विस ऑफ कंडीशन फॉर जजेस, ऑल एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएंगे। प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑफ ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, power to punish for its contempt vested in Supreme Court and separation of judiciary from executives, ठीक है। ये सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। इसमें 6 दिए हुए हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आपको याद करना पड़ेगा, इसमें और कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल राइट आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। यानी फंडामेंटल राइट क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है। जस्टिसिएबल है यानी इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर देयर वायलेशन। अगर कोई आपके साथ लगता है आपको कि फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ है, तो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 2 to 6 हम इसे फाइल कर सकते हैं। दे ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिटरी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी कोई भी हम पे कोई अत्याचार नहीं कर सकता है, हम फंडामेंटल राइट्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बट फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही हम धड़ल्ले से कोई फंडामेंटल राइट है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो फर्दर दे आर नॉट सेक्रोसेंट एंड कैन बी कर्टेल्ड रिपील्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको हम अमेंड नहीं कर सकते, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है। दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। DPSP क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते थे कि DPSP जो है वो एक नॉवल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 4 में आता है, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, दैट इज़ सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल।
DPSP मीन फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हम फंडामेंटल राइट्स जो देख रहे थे वो क्या था, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा था, और DPSP क्या कर रहा है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है। दे एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। अब देखो DPSP नॉन जस्टिसेबल है, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल थे, नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। Constitution itself declare that these principles are fundamental in governance of the country and shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। यानी देखो नॉन जस्टिसेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है, लेकिन ये एक आइडिया है कि हमें कैसा स्टेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, स्टेट को ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करने चाहिए। हैंस इम्पोज मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, ठीक है, बट इन द रियल फोर्स बिहाइंड दैम इज़ पॉलिटिकल, दैट इज़ पब्लिक ओपिनियन। ये इम्पोज होंगे या नहीं होंगे ये पब्लिक ओपिनियन पे डिपेंड करता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ये पहले एक DPSP था और अब एक फंडामेंटल राइट, क्योंकि जब हमारी कंट्री जो है वो इस कंडीशन में थी ही नहीं कि इतना एजुकेशन फ्री में दे सके, लेकिन अब जैसे जैसे इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई है वैसे वैसे ये जो है वो पॉसिबल हो पाया है, इसलिए इसको DPSP से फंडामेंटल राइट में चेंज कर दिया। अब देखो एक एग्जांपल है, इन मिनर्वा मिल्क केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड DPSP। तो फंडामेंटल राइट और DPSP में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, इसको ऐड किया गया है ड्यूरिंग एन ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। नॉन जस्टिसेबल है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, पार्ट 4A में आते हैं। क्या क्या आता है इसके, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कुछ एग्जाम्पल, respect the constitution, national anthem, national flag, protect sovereignty, unity and integrity of the country, to promote the spirit of common brotherhood among all, preserve the rich heritage। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है secular state। The Constitution of India stand for secular state, hence it does not uphold any particular religion as official religion। कहने का मतलब है कि इंडियन स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, वो सभी रिलीजन का रेस्पेक्ट करता है और अपने द फॉलोइंग प्रोविजन रिवील्स द सेकुलर करेक्टर। जैसे सेकुलर जो है वो ऐड किया गया है बाद में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में, ठीक है। इसके अलावा प्रीएम्बल में कहते हैं कि सिक्योर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडियाज़ लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हम किसी हर समुदाय के बिलीफ, फेथ और वर्शिप पे काम करेंगे, यूँ नहीं कि किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ आर्टिकल को कोट कर दिया है। कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सेक्युलर स्टेट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं, ये हम आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। जैसे आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29 और 44। अब वेस्टर्न कंसेप्ट क्या है, वहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन का, जो कि एक नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है। लेकिन इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे रिलीजन यहाँ पे अवेलेबल हैं, मतलब प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अडॉप्ट करते हैं पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म एंड गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन इक्वली। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि जिसकी भी उम्र 18 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा है उसके पास क्या है, राइट टू वोट है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर, लिटरेसी, वेल्थ एक्सेट्रा। और वोटिंग एज जो है वो पहले 21 थी, अब 18 कर दी गई है इन 1989 बाय 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो बहुत ही रिमार्केबल और बोल्ड डिसीजन था। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री में एक साथ इतनी गरीबी और सब कुछ होने के बाद
वोटिंग लाना वॉज अ वेरी बिग टास्क, ठीक है। तो क्या किया, डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड बनाई, इन्हांस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ कॉमन पीपल। ऑब्वियस सी बात है कि हम सरकार में इंसान जो गरीब है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, वो सरकार बनाने में हेल्प करता है, तो उसे एक प्राउड तो फील होता ही है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल एंड एनवाइजेज अ डुअल पॉलिसी, इट प्रोवाइड ओनली सिंगल सिटीजनशिप। हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, बल्कि जैसे यूएसए में डुअल होती है, एक कंट्री की और एक स्टेट की। जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो आपको वहाँ की सिटीजनशिप भी लेनी पड़ेगी और एक ओवरऑल कंट्री की भी लेनी पड़ेगी। देन वी हैव इंडिपेंडेंट बॉडीज़। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का मतलब है कि वो बॉडीज़ जो कि गवर्नमेंट के अंडर तो आती हैं लेकिन इंडिपेंडेंट है, मतलब काइंड ऑफ गवर्नमेंट ही है लेकिन इंडिपेंडेंट है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विसेज। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं? The Indian Constitution contain elaborate emergency provisions to enable the President to meet any extraordinary situation effectively. अगर कंट्री में कोई कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे कि सिटीजन्स की जो लाइफ है वो हार्म में है, या फिर कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो कि कंट्री के फेवर में है लेकिन कुछ उससे नुकसान हो सकता है, तो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। क्यों करते हैं? टू सेफ गार्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 3 तरीके की होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब है 3 टायर्स गवर्नमेंट, 16th पॉइंट है हमारा। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 टायर गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायत्स को लाया गया बाय एडिंग न्यू पार्ट 9 एंड शेड्यूल 11। एंड 74th, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गिव रिकॉग्निशन टू म्यूनसिपैलिटीज़ बाय एडिंग पार्ट 9A एंड शेड्यूल 12, ठीक है। देन वी हैव कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 gave a constitutional status and protection of cooperative societies. In this context, it made the following 3 changes in the constitution. It made the right to form cooperative societies under Article 19. It included new DPSP on promotion of cooperative societies. It added new part 9B जिसको टाइटल किया गया द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम से। एंड 9B contain many provision to ensure the functioning to be democratic, professional, autonomous and economically sound manner. ये हमारे सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। मैंने बहुत सारा कंटेंट इसमें ऐड करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्टडिंग।